बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ अतिब्बाए किराम, जैसा कि अब आपके इल्म में है कि हमारा एक सिलसिला टेस्ट को सीखने सिखाने का जो है वो जारी है। लास्ट नशिस्त में हमने यूरिन आरी को समझने की कोशिश की, उसमें हमने उसका एक हिस्से को जो है वो टच किया था, तो उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। आज की जो ये टेस्ट के सिलसिले में है, एक तो मुख्तसरन मैं अब आपके सामने जो है इसको जहां हमने छोड़ा था वहीं से आगे मैं कंटिन्यू करूंगा, और उसके बाद इंशाल्लाह एक और चंद मिनट की नशिस्त अब आपके साथ होगी कुछ तिब और तबीब के हवाले से। तो आइए अब चलते हैं अपने उस टेस्ट की जानिब। पहले हम उस टेस्ट को क्लियर कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह जो है हम अपने फिर एक फॉर्मल गुफ्तगू की तरफ जो है वो आएंगे। यूरिन आरी हमने शुरू किया था। रूटीन एग्ज़ामिनेशन, उसमें हमने देखा कि एक उसमें मैक्रोस्कोपिक एग्ज़ामिनेशन है और दूसरा माइक्रोस्कोपिक एग्ज़ामिनेशन है। मैक्रोस्कोपिक यानी ज़ाहिरी आँख से जो आप मुशाहिदा करते हैं, यही लास्ट में हमने बताया। ज़ाहिरी आँख से मुशाहिदा करना, मैक्रोस्कोपिक को हम कहते हैं ज़ाहिरी आँख से, और एग्ज़ामिनेशन को हम कहेंगे मुशाहिदा करना। ज़ाहिरी आँख से जो हम मुशाहिदा करते हैं तो उसमें हमने एक पहले हमने फ़िज़िकल देखा, एग्ज़ामिनेशन था, और दूसरा केमिकल एग्ज़ामिनेशन। फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन में हमने देखा कि यूरिन में उसका वॉल्यूम कितना होता है, उसका कलर क्या होता है, उसकी अपीयरेंस यानी वो कितना शफाफ है या उसमें कोई और पार्टिकल्स जो हैं वो मौजूद हैं, कोई और ज़रात मौजूद हैं या नहीं, वो कितना गदला है या साफ़ है। ये उसका फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन होता है, जैसे हम करूरा देखना कहते हैं। ठीक है जी, अपनी हम कानून की ज़बान में जिसे करूरा देखना। ये अपीयरेंस थी, यहाँ तक हम आए थे, और वहाँ लास्ट टाइम फिर केमिकल एग्ज़ामिनेशन पे जो है हमारा जो टेस्ट है वो हमने वाइंड अप किया था। केमिकल एग्ज़ामिनेशन में जो हमारे पास चीज़ें हैं उसमें हम किन किन चीज़ों को जो है किन किन चीज़ों का मुशाहिदा करते हैं। आज हमने लेना है, हमारा टॉपिक है केमिकल एग्ज़ामिनेशन। केमिकल एग्ज़ामिनेशन में ज़्यादातर अब जो केमिकल एग्ज़ामिनेशन किया जाता है हम करते हैं वो डिप स्टिक मेथड से करते हैं। यानी जैसे आपके पास ग्लूकोमीटर है, उसकी एक स्टिक है, इसी तरह प्रेगनेंसी स्टिक है, टाइफाइड का टेस्ट करने के लिए एक स्टिक यूज़ होती है, हेपेटाइटिस बी और सी को पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करने के लिए एक स्टिक यूज़ होती है। इसी तरह यूरिन आरी में भी केमिकल एग्ज़ामिनेशन के लिए ये भी डिप स्टिक मेथड के तहत जो है वो चेक किया जाता है। इसे डिप स्टिक मेथड कहते हैं। एक स्टिक होती है जिस पे मुख्तलिफ जो है वो स्पॉट्स बने होते हैं, उन पे यूरिन का एक एक कतरा डाला जाता है, और फिर वो जो भी कलर वो चेंज करते हैं, एक कलर चार्ट होता है साथ, उस चार्ट के साथ हम उसे मैच करके, तो जो भी उस कलर के साथ वो मैचिंग जिस कलर की होती है उसकी जो रीडिंग होती है वो हम जो है लेते हैं। जिसमें सबसे पहले हमने केमिकल एग्ज़ामिनेशन में जो है वो देखा
जो स्टेप है उसमें पीएच और ग्रेविटी भी वगैरह भी होती है, वो हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ हम डायरेक्ट जो है उसमें पीएच ग्रेविटी के बाद जो चीज़ है वो प्रोटीन है। प्रोटीन आम रूटीन में जो है वो नील होती है, यूरिन में हम नील रिपोर्ट करते हैं, नहीं होनी चाहिए। एक नॉर्मल पेशेंट में जैसे कोई बीमारी नहीं है तो उसके यूरिन में जो है वो प्रोटीन नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर प्रोटीन मौजूद है तो फिर वो क्यों है, ये फिर हमारी रहनुमाई करती है कि इसके क्या क्या हो सकता है। प्रोटीन आना जो है वो प्रोटीन यूरिया एक बीमारी है जिसे हम प्रोटीन यूरिया कहते हैं। यानी पेशाब में प्रोटीन का आना। अब प्रोटीन जब आ रही है तो हमारे जहन में सबसे पहले जो है वो जो बत्ती रोशन होनी चाहिए, जो चीज़ क्लिक करनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि ये शख्स गुर्दे की बीमारी में मुब्तला है। ये शख्स किसी न किसी गुर्दे की बीमारी में, इस शख्स को गुर्दे की कोई ना कोई बीमारी लाहक है। वो फिर हम आगे रूल आउट कर सकते हैं कि गुर्दे में उसको क्या तकलीफ़ है, ये क्यों आ रही है, गुर्दा रीनल जो है वो किस कंडीशन में है, वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का पेशेंट है या उसके किडनीज़ जो हैं वो अब फेलियर की तरफ जा रहे हैं या क्या प्रॉब्लम है। वो हम फिर आगे क्रेटिनाइन वगैरह चेक करके तो मज़ीद उसे रूल आउट कर सकते हैं। लेकिन जब प्रोटीन आ रही है तो हमारे जहन में सबसे पहला यही जाना चाहिए कि इस शख्स के गुर्दे मुतासर हो रहे हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे ग्लूकोज़ है जो हम रिपोर्ट करते हैं। इस डिपस्टिक मेथड में हमारे पास आती है, हम उसे चेक कर सकते हैं। ग्लूकोज़ यानी शुगर। ग्लूकोज़ भी आम नॉर्मल रूटीन में नील होती है, लेकिन अगर मौजूद हो तो फिर सिंपली जहन में जाता है कि अगर पेशाब में उसके ग्लूकोज़ आ रही है तो ये डायबिटिक पेशेंट होगा, शुगर का मरीज़ हो सकता है। ये डायबिटिक यानी शुगर का मरीज़ शुगर के मरीज़ में आती है। अब वो कितनी आती है, डिप उसमें जब कलर हम वो मैच करते हैं तो उसमें प्लस 1 प्लस होता है, 2 प्लस होता है, 3 प्लस और 4 प्लस तक जो है वो डिप स्टिक, ये जो स्टिक होती है ये हमारी रहनुमाई करती है 1 प्लस से 4 प्लस तक। तो जनरली हम कह सकते हैं कि अगर 1 प्लस है तो वो 100 mg पर डेसीलीटर के इक्विवेलेंट है, और अगर 2 है तो 200, 300, 400 या अबव देन 400 4 प्लस को हम जो है वो रिपोर्ट करते हैं। अगर उसे हमने कोलैबोरेट करना है mg पर डेसीलीटर के हिसाब से जो हमें ब्लड में जो हम लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमें एक आइडिया हो जाता है कि उसके जिस्म में mg पर डेसीलीटर के हिसाब से ब्लड में कितनी चल रही होगी। अगर यूरिन में इतनी ज़्यादा है तो ब्लड में भी लामहला वो इतनी ही ज़्यादा होगी। उसके बाद तीसरे नंबर पे कीटोन्स हैं। ये भी नॉर्मल रूटीन में हमारे पास जो रिपोर्ट आती है तो नील होते हैं, नॉर्मली ये यूरिन में नहीं पाए जाते। कीटोन्स अगर आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये शख्स जो है अब कीटोएसिडोसिस का पेशेंट है, यानी उससे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ का ये मरीज़ है जिसकी शुगर जो है वो नहीं कंट्रोल हो रही। अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट की यूरिन में कीटोन्स आना शुरू हो जाते हैं। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ में ये मुब्तला है ये शख्स। इसके अलावा अगर पेशेंट जो है वो हाई प्रोटीन लेता है, डाइट ऐसी लेता है जिसमें हाई प्रोटीन वो ले रहा है, तो उस शख्स के यूरिन में भी कीटोन बॉडीज़ आना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा पेशेंट अगर डिहाइड्रेशन का शिकार है, उसके जिस्म में बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो गई है डायरिया की वजह से, डायसेंट्री की वजह से, वॉमिटिंग की वजह से, एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से, जिस्म से पानी बहुत ज़्यादा अगर ख़ारिज हो गया है तो वो उस शख्स के यूरिन में भी कीटोन्स आना शुरू हो जाती हैं।
इसके बाद ब्लड भी नॉर्मली यूरिन में नहीं होता। ये साथ साथ इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ हैं कि नॉर्मल यूरिन में क्या, नॉर्मल यूरिन में नील हम रिपोर्ट करते हैं कि नहीं होना चाहिए। अगर ब्लड आ रहा है तो फिर हम ये समझेंगे कि गुर्दे में कोई ना कोई तकलीफ़ है, मसाने में कोई तकलीफ़ है, गुर्दे में पत्थरियाँ हो सकती हैं जिसकी वजह से वो ख़राश पैदा कर रही हैं, ये ज़ख़म उन्होंने बना दिए हैं, वहाँ से जो है ब्लड आना शुरू हो गया है। इसी तरह वो मसाने की सोजिश के पेशेंट में मसाने में अगर कोई ज़ख़म हो गया है तो वहाँ से भी खून आ सकता है। तो ये गुर्दे से लेकर जो आगे हमारे पास यूरिन पैसेज है, निज़ाम बोलिया है, उसमें कहीं भी इन्फेक्शन अगर है, कहीं ज़ख़म है, कुछ चोट लगने की वजह से या किसी बीमारी की वजह से वहाँ पे अगर ज़ख़म हो गया तो वहाँ से ये ब्लड आ सकता है। ये हमारे जहन में होना चाहिए कि अब इस हिस्से में गुर्दे से लेके हालबीन और मसाना, ये इस एरिया में कहीं ना कहीं कोई ज़ख़म की कोई कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से ये ब्लड आ रहा है। इसके बाद बिलिरुबिन है, ये भी नॉर्मल हालात में यूरिन में नील होते हैं, नहीं होते। अगर बिलिरुबिन आ रहा है तो बिलिरुबिन हमें पता है कि जिगर का एक जो है वो एंजाइम है जो जिगर खारिज करता है, बनाता है। अगर ये आ रहा है तो हमारे जहन में जाता है कि वो पेशेंट जो है वो जिगर के किसी आर्ज़े में मुब्तला है, उसे जिगर की कोई बीमारी है, जिगर सिरोसिस में जा रहा है, जिगर जो है वो सिकुड़ रहा है, या जिगर में कोई फोड़ा बन गया है, जिगर में कोई सोजिश हो गई है, जिगर की तरफ जो है यहाँ से हमें रहनुमाई मिलती है। अगर बिलिरुबिन आ रहा है तो उसके जिगर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई फॉल्ट जो है और वो हमें फिर फर्दर टेस्ट जो हैं वो करके तो उन्हें रूल आउट करना है। इसी तरह इसके बाद यूरोबालिजन्स हैं, ये भी एक नॉर्मल यूरिन सैंपल में नहीं होने चाहिए। अगर ये यूरोबालिजन्स भी आ रहे हैं तो पेशेंट जो है वो लिवर डिजीज़ में मुब्तला हो सकता है और हेमोलिटिक अनीमिया का पेशेंट हो सकता है। अनीमिया हम कहते हैं खून की कमी, और ये खून की वो कमी होती है कि जिसमें खून के सुर्ख ज़रात जो हैं वो जिस तनासुब से बन रहे होते हैं उससे ज़्यादा तनासुब से तबाह हो रहे होते हैं। एक तो एक नॉर्मल जिस्म में है कि जितने इस खून के सुर्ख ज़रात बनते हैं उनकी लाइफ होती है 120 दिन, यानी 4 माह। 120 दिन के बाद वो पहले पुराने जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनकी जगह नए ले लेते हैं। अब इसमें क्या होता है कि वो जो डिस्ट्रक्शन है उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है, उसकी रेशो जो है वो ज़्यादा होती है, और जो बनने वाले हैं रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज़ जो हैं, आरबीसीज़ की बनने की जो रेशो है वो कम होती है और तबाह होने वालों की ज़्यादा होती है। तो उस कंडीशन में जो है इंसान खून की कमी का शिकार हो जाता है। इसे कहते हैं हेमोलिटिक अनीमिया। अगर पेशेंट हेमोलिटिक अनीमिया का मरीज़ है तो उसके पेशाब अनीमिया तो इस मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ के पेशाब में भी यूरोबालिजन्स जो है वो आते हैं। इसके बाद इस डिपस्टिक से जो हम चेक करते हैं उसमें हमारे पास नाइट्रेट्स भी आते हैं जो कि नॉर्मली नील होते हैं, और अगर मौजूद हों तो हम कहेंगे कि ये पेशेंट जो है वो बैक्टीरियल यूटीआई का मरीज़ है। यूटीआई से मुराद जो है वो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। जो पेशाब का ट्रैक है यानी गुर्दे से लेके मसाने तक, उसमें किसी जगह पे भी किसी बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो गया है, ताफुन पैदा हो गया है, उस ताफुन की वजह से जो है
वो नाइट्रेट्स जो हैं आना शुरू हो गए। अगर पेशाब में नाइट्रेट्स आ रहे हैं तो नाइट्रेट्स शो करते हैं कि वहाँ पे जो यूरिन पैसेज है, जो रास्ता है पूरा पेशाब का, उसमें कहीं ना कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन मौजूद है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे सामान में अगर दे दीजिए, स्टिक मौजूद है तो मैं दिखा देता हूँ दोस्तों को, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वो हम किसी टाइम जो है वो यूरिन सैंपल ला के तो उसको परफॉर्म करके भी आपको दिखाएंगे। तो कैमरा इस तरफ आ जाए। ये स्टिक है हमारे पास कंबल 10 के नाम से, और इसमें जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी है, पीएच है, ल्यूकोसाइड्स है, नाइट्रेट्स है, प्रोटीन है, ग्लूकोज है, कीटोन्स हैं, यूरोबायोलेजेंस, बिलोरुबिन और एचबी एरेथ्रोसाइट्स। ये 10 चीज़ें जो हैं हम इस स्टिक से जो है केमिकली जो है वो एग्जामिन कर सकते हैं यूरिन में। अब ये मैं आपको दिखा देता हूँ इसको मैच करने और करने का तरीका, और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम किसी टाइम जो है वो इसको दोबारा परफॉर्म करके भी वो दिखाएंगे। तो इसमें ये एक स्टिक मौजूद होती है, और इस स्टिक पे जो है वो ये मुख्तलिफ स्पॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये हर स्पॉट जो है वो एक चीज़ के लिए जो है वो सेंसिटिव है, तो जब हम उस पर यूरिन का एक एक ड्रॉप इन सब पे लगाते हैं तो ये कलर चेंज कर जाता है। फिर हमारे पास यहाँ पे एक चार्ट मौजूद है, हम इस तरह इसको मैच करते हैं इस चार्ट के साथ। ठीक है जी, ये हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी है, पीएच है, ल्यूकोसाइड्स, और ये 10 चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, और हम इन्हें वैल्यूज़ के लिए इनके कलर जो है वो साथ मैच करते हैं, और जिस वैल्यू के साथ हमारा कलर मैच कर जाता है वो हम वैल्यू जो है वो नोट कर लेते हैं। वो हमारे पास उस यूरिन की वैल्यू होती है, उसमें पीएच कितनी है, ग्रेविटी कितनी है, उसमें ग्लूकोज कितना है, प्रोटीन आ रहा है या नहीं आ रहा, जो भी है, मतलब ये सारी चीज़ें हम इस कलर स्कीम के साथ जो है वो मैच करके, तो ये केमिकली जो है हम 10 चीज़ों को यहाँ से एग्जामिन कर सकते हैं। जी, एक ही वक्त में ड्रॉप डालने हैं, ऐसा नहीं कि एक में डाल के फिर छोड़ दें फिर दूसरे में डालें। एक ही वक्त में आप 10 ड्रॉप्स जो हैं हर एक उस पे स्टिप पे डालेंगे, स्पॉट पे डालेंगे, और वो कलर फ़ौरन जो है वो चेंज कर जाएंगे, और जो ही वो कलर चेंज कर जाएँ तो उसके बाद आप इसको इस जो चार्ट है आपके पास कलर स्कीम का, उसके साथ आप इसको मैच कर लेंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है दोस्तों को मैं कुछ समझाने में कामयाब हुआ हूँगा। और नेक्स्ट हमारा यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जो है वो आज कंप्लीट हुआ। उसमें हमने पहले फ़िज़िकल एग्जामिनेशन को स्टडी किया, आज हमने उसको केमिकल एग्जामिनेशन को देखा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आगे इसमें एक हिस्सा रह गया है वो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन का है। यूरिन को हम माइक्रोस्कोप में जो है वो भी एनालिसिस उसका करते हैं। बहुत सारी चीज़ें इस तरह केमिकली हम रह जाती हैं जो कि हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम उसको माइक्रोस्कोप में फिर एग्जामिन करें। और माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करने से जो जो चीज़ें हमें मिलती हैं वो नॉर्मली होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और होंगी तो वो कौन सी बीमारियों की तरफ हमारी रहनुमाई करते हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन को लेंगे। प्लस जो है ये जो कंबल 10 के साथ जो डिपस्टिक हमने यहाँ पे चीज़ें पढ़ी, डिपस्टिक मेथड से हम परफॉर्म करके भी दिखाएंगे। इसको हम जो है वो यहाँ पे फिज़िकली परफॉर्म करके देखेंगे कि ये क्या आता है। किसी एक पेशेंट का यूरिन सैंपल हमारे पास अवेलेबल होगा तो हम उसको परफॉर्म करके भी दिखाएंगे। ये नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में 2 चीज़ें जो हैं हम वो डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।